नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल पत्रकार रणवीर सिंह जी को। रणवीर जी, कल से आईपीएल की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल। सबसे पहले आनंद आपको और सभी स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले लिसनर्स को मेरा नमस्कार। चलिए, आईपीएल के साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरों पर आपसे होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। चेन्नई और मुंबई के बीच कल होने वाले मैच से शुरू होगा आईपीएल का रोमांच। अमेरिकी ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटी। पी हरिकृष्णा सेंट लुइस शतरंज प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर कायम और पोल वॉल्टर अरमान डुप्लांटिस ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। कल से फटाफट क्रिकेट का रोमांच फिर से शुरू हो रहा है। आइए इस पर सुनते हैं प्रियंका की ये विस्तृत रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के खौफ के बीच दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग कल से शुरू होगी, जिसमें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के शांत रवैये, विराट कोहली की आक्रामकता और रोहित शर्मा की कप्तानी पर सभी की नजरें होंगी। मौजूदा चैंपियन रोहित की मुंबई इंडियंस का सामना पहले मैच में कल धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। जब सुरक्षित दूरी और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके हैं, तब अगले 53 दिन धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, हिटमैन रोहित की मुंबई इंडियंस, लोकेश राहुल की किंग्स 11 पंजाब, श्रेयस अय्यर की दिल्ली कैपिटल्स, स्टीव स्मिथ की राजस्थान रॉयल्स, दिनेश कार्तिक की कोलकाता नाइट राइडर्स और डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिलेगा। आईपीएल में क्रिस गेल और डेविड वार्नर के गगनभेदी छक्कों पर तालियां बजाने वाले दर्शक नहीं होंगे और न ही सुपर ओवर में कोई शोर सुनाई देगा। इसके बावजूद कोई शिकायत नहीं, क्योंकि कम से कम खेल देखने को तो मिलेगा। कागजों पर आकलन करें तो मुंबई की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है, जिसमें रोहित के अलावा हार्दिक और कृणाल पंड्या, किरेन पोलार्ड और डेथ ओवरों के शहंशाह गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं। चेन्नई टीम को भले ही बूढ़ों की फौज कहें, लेकिन इस टीम ने साबित किया है कि सफलता और प्रतिभा उम्र के मोहताज नहीं होते। शेन वॉटसन, ड्वेन ब्रावो, फाफ डू प्लेसिस और रविंद्र जडेजा ने अपना 100% इस टीम को दिया है और इस बार भी देंगे। कोहली की उपलब्धियों में आईपीएल खिताब की कमी खटकती है, जिसे वह पूरा करना चाहेगा। एरॉन फिंच, क्रिस मॉरिस और देवदत्त पडिक्कल की मौजूदगी में टीम मजबूत दिख रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले साल लय हासिल की और उनके पास अय्यर जैसा बेहतरीन कप्तान, पृथ्वी साफ और ऋषभ पंत जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं। रविचंद्रन अश्विन जैसा अनुभवी गेंदबाज भी टीम में जुड़ गया है। लोकेश राहुल की पंजाब टीम का अच्छा प्रदर्शन भविष्य में राहुल को भारतीय टीम के संभावित कप्तानों की जमात में शामिल कर सकता है। ये देखना होगा कि ग्लेन मैक्सवेल, गेल और मोहम्मद शमी जैसे स्टार खिलाड़ियों को वह कैसे संभालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की कोशिश एक बार फिर फाइनल तक पहुंचने की होगी और उनके कप्तान डेविड वार्नर मैच जिताने के फन में माहिर हैं। उनके पास जॉनी बेयरस्टॉ की आक्रामकता, केन विलियमसन की कूलनेस और राशिद खान की कलाई का जादू है। आईपीएल का कुछ भाग 2014 में जब यूएई में खेला गया था, तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने खिताब जीता था। बेन स्टोक्स अगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं, तो आंद्रे रसेल सबसे आक्रामक बल्लेबाज। उन्होंने पिछले सत्र में 52 छक्के जड़कर ये साबित किया था। अंडर 19 विश्व कप सितारे शुभमन गिल, शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी टीम में युवा जोश भरेंगे, जबकि ओवेन मॉर्गन के रूप में अनुभवी बल्लेबाज टीम के पास हैं। राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदों का दारोमदार विदेशी खिलाड़ियों जोस बटलर, स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर पर होगा। स्टोक्स अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए न्यूजीलैंड में है और उनका खेलना पक्का नहीं है। पहले मैच में मुंबई का पलड़ा भारी लग रहा है। रोहित, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पंड्या ब्रदर्स, पोलार्ड बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं। ट्रेंट बोल्ट और नाथन कुल्टर-नाइल भी टीम में हैं। चेन्नई टीम में इतने वर्षों में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। धोनी के सबसे विश्वस्त सिपह सालार सुरेश रैना इस बार नहीं है। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ भी उपलब्ध नहीं है, जो कम से कम 5 बार कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन चेन्नई के पास वॉटसन, अंबाती रायडू, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा और ब्रावो जैसे मैच विनर हैं। मिशेल सेंटनर और लुंगी एंगडी भी चयन के लिए उपलब्ध हैं।
ऐसे में कल से फटाफट क्रिकेट का रोमांच एक बार फिर दर्शकों के सर चढ़ेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। मुंबई बनाम चेन्नई, बिल्कुल। क्या कहेंगे, किसका पलड़ा आपकी तरफ से भारी नजर आ रहा है? देखो, ऑन पेपर्स तो जो है मुझे लगता है कि मुंबई की टीम इस टाइम थोड़ा ज्यादा मजबूत दिख रही है। ट्रेंट बोल्ट के आने से, डेथ ओवर्स के जो कमाल के बॉलर हैं, उनके टीम में शामिल होने से वो मजबूती और बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर चेन्नई को देखें तो उनके दो बड़े प्लेयर, चाहे वो सुरेश रैना की बात करें जो लगातार हर साल चेन्नई के लिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं, उसके बाद हरभजन सिंह, इन दोनों खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टीम से नाम वापस लिया, जबकि वहां पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद फिर वापस आ गए, स्वदेश वापसी की है। और शुरू से ये टीम वहां पहुंचने के बाद जूझ रही है। जैसे कोरोना पॉजिटिव हुए, वहां टीम के 13 सदस्य थे, उसमें ग्राउंड स्टाफ ज्यादा था, 2 खिलाड़ी थे। ऋतुराज की बात हो रही है, वो 5 बार टेस्ट हो चुके हैं पॉजिटिव। तो इस तरह से सीएसके झटके खा रही है। तो मुझे लगता है कि कल के मैच में मुंबई टीम का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा। हालांकि T20 का ये जो छोटा फॉर्मेट है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, एक ओवर में कुछ भी बदल सकता है, विकेट जा सकते हैं या रन बन सकते हैं, तो थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जहां तक अगर पलड़े की बात है तो एज जो है वो मुंबई के पक्ष में। एज आप कह रहे हैं मुंबई के पक्ष में। ओवरऑल अगर हम देखें, हमने रिपोर्ट में भी ओवरऑल बात की, वो कौन से खिलाड़ी हैं रणबीर जी जिनसे उम्मीद है कि एक सितारे बनकर उभर सकते हैं इस आईपीएल के बाद? देखो, आईपीएल में हर सीजन में नए नए खिलाड़ी निकल के आए हैं जिनका कहीं नाम निशान नहीं होता था, लेकिन आईपीएल में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि वो चमक के सितारे बन के आए हैं। और हालांकि अब तक जो 12 एडिशन हुए उसमें 10 बार जो है वो फाइनल में पहुंची है टीम, 8 बार फाइनल में पहुंची है, 10 बार प्ले ऑफ में पहुंची है सीएसके टीम। तो ऐसे रिकॉर्ड के हिसाब से तो सीएसके मजबूत है। लेकिन अगर ओवरऑल हिसाब से बात करें तो 4 बार की चैंपियन मुंबई है, सीएसके ने 3 बार खिताब जीता, लेकिन 8 बार फाइनल में पहुंची है। ये तो रही एक बात। बाकी खिलाड़ियों की बात यह है कि इस फटाफट फॉर्मेट में कौन कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं होता, कुछ कह नहीं सकते अभी से। लेकिन यह है कि जो पुराने धुरंधर प्लेयर्स हैं वो तो हावी रहेंगे ही रहेंगे। शुरुआती जो मुकाबले होंगे उसमें टीमों की कोशिश टीम कॉम्बिनेशन की सही तलाश करना और साथ ही साथ पिच के साथ भी सामंजस्य बिठाने की होगी, वो भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आईपीएल की जितनी टीम है, क्रिकेट चूंकि पिछले 6 महीने से बिल्कुल नहीं हुआ है, तो 6 महीने से तो कोई खिलाड़ी मैदान में गया ही नहीं था। जिन्होंने भी वर्जिश की है थोड़ा वो सब घर में ही किया है। तो इस हिसाब से सारी टीमें इस वक्त बराबर हैं। अगर कोई ज्यादा खेल के आता तो उसको मैच प्रैक्टिस ज्यादा होती, मैच प्रैक्टिस किसी की है नहीं। इस टाइम सारी टीमें उस हिसाब से बराबर है। लेकिन एक खिलाड़ी का जज्बा वो दिखाता है कि वो कितनी मेहनत करता रहा है, जिम में गया है, घर में ही जो जिम बना रखे उस हिसाब से। लेकिन कुल मिला के यह है कि क्रिकेट की एक शुरुआत तो हो रही है, बेशक वो दर्शकों के बिना ही होगा। जी हां, बिल्कुल। एक समय ऐसा लग रहा था कि इस साल आईपीएल रद्द हो जाएगा, लेकिन अब आईपीएल का रोमांच कल से शुरू हो रहा है और स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम हर मैच की गतिविधि आप तक पहुंचाते रहेंगे। टेनिस की बात करें तो अमेरिकी ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका ने बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग के कारण फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम से हटने का फैसला किया है। ओसाका तीसरी रैंकिंग पर काबिज हैं। पिछले महीने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन के दौरान वो हैमस्ट्रिंग में चोट लगा बैठी थीं और इसी के कारण उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल से हटने का फैसला किया था। अमेरिकी ओपन में भी वो काफी ज्यादा पट्टियां बांधकर खेल रही थीं। ऐसे में अब पेरिस में 27 सितंबर से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन में ओसाका और मौजूदा चैंपियन एश्ले बार्टी हिस्सा नहीं लेंगी। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले इस ग्रैंड स्लैम के आयोजकों ने दर्शकों की संख्या में और कटौती करने का फैसला किया है, क्योंकि फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी से हालात बिगड़ रहे हैं। आयोजकों ने कल जारी बयान में कहा कि अब पेरिस पुलिस विभाग ने दर्शकों की संख्या 5000 प्रतिदिन कर दी है। ओसाका के हटने से एक बार टूर्नामेंट में थोड़ा सा फीकापन होगा, बिल्कुल फीकापन होगा। और आप देखिए कि जिस जुझारूपन से उन्होंने यूएस ओपन खेला, और न सिर्फ खेला बल्कि फाइनल जीत के गई हैं, वो एक बड़ी चीज है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि तमाम पट्टियां बांध के वो खेल रही थी और पिछले टूर्नामेंट में जिस तरह से वो चोटिल थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको कैरी ऑन किया। तो अब जो है चोट ज्यादा ना बढ़े, इसलिए उनका डिसीजन अच्छा है कि उन्होंने कम से कम इस टूर्नामेंट से नाम वापस लिया। दूसरा क्या है कि ये पेरिस का जो कोर्ट है, क्ले कोर्ट है, ये फिसलन भरा होता है। जो दिल्ली और हिंदुस्तान की भाषा में कहें बदरपुर टाइप का जो है, वो मोटी क्ले होती है जिसमें फिसलन ज्यादा, तो चोट भी ज्यादा लग सकती। इस वजह से उनका नाम वापस लेना उस हिसाब से ठीक है। चलिए, तो एक तरफ ओसाका हट गई हैं और ऐसे में दूसरे खिलाड़ियों के लिए संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं, खासकर महिला वर्ग में।
मॉस्को में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण क्रेमलिन कप टेनिस टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। पुरुष वर्ग में यह टूर्नामेंट 19 अक्टूबर से और महिला वर्ग में उसके एक सप्ताह बाद शुरू होना था। एटीपी और डब्ल्यूटीए ने संयुक्त बयान में इसे रद्द करने का ऐलान किया है, जबकि एटीपी का सेंट पीटर्सबर्ग ओपन 12 अक्टूबर से अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही शुरू होगा। उधर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है। कौन कौन से खिलाड़ी जीतने में रहे सफल, आइए सुनते हैं विशाल की इस रिपोर्ट में। अमेरिकी ओपन में पिछले 2 हफ्तों में सिंगल्स और डबल्स दोनों के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने इटालियन ओपन के पुरुष वर्ग में स्पेनिश क्वालिफायर पेड्रो मार्टिनेज पर जीत से तीसरे दौर में जगह बनाई, जबकि महिला वर्ग में गार्बाइन मुगुरुजा और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्वेतलाना कुजनेत्सोवा अगले दौर में पहुंच गई हैं। दुसान लाजोविच ने मिलोस राओनिच को 7-6, 4-6, 6-2 से शिकस्त दी और अब उनका सामना प्रतियोगिता के 9 बार के चैंपियन राफेल नडाल से होगा। फ्रेंच ओपन की तैयारियों के लिए आयोजित इस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में शापोवालोव ने मार्टिनेज को 6-4, 6-4 से पराजित किया। फ्रेंच ओपन 27 सितंबर से शुरू होगा। शापोवालोव कुछ देर बाद ही भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के साथ युगल खेलने पहुंच गए, जहां इस जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त जुआन सेबेस्टियन कबाल और रॉबर्ट फराह की जोड़ी को मात दी। महिला वर्ग में 9वीं वरीयता प्राप्त मुगुरुजा ने 16 वर्षीय कोको गॉफ को 7-6, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी, जो क्ले कोर्ट पर अपना पहला पेशेवर टूर्नामेंट खेल रही हैं। कुजनेत्सोवा ने 14वीं वरीयता प्राप्त एनेट कोंटावेट को 4-6, 7-5, 6-3 से हराया और अब उनका सामना प्रतियोगिता की 2 बार की चैंपियन एलिना स्वितोलिना से होगा। पिछले साल की फ्रेंच ओपन उप विजेता मार्केटा वोंड्रोयुसोवा ने हॉलैंड की क्वालिफायर अरांता रस्को और यूलिया पुतिनत्सेवा ने 8वीं वरीयता प्राप्त पेत्रा मार्तिश को हराया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रणबीर जी, पुरुष वर्ग में नडाल भी हैं, जोकोविच भी हैं इस टूर्नामेंट में। इस बीच शापोवालोव का बढ़िया प्रदर्शन। बिल्कुल, और इन दोनों टॉप सीड प्लेयर्स का इस टूर्नामेंट में खेलना जो है रोमांच बढ़ा रहा है। हालांकि ये प्रैक्टिस टूर्नामेंट के तौर पे ही देखा जा रहा है फ्रेंच ओपन से पहले, लेकिन जोकोविच भी है, नडाल भी है, तो दिलचस्प है। और शापोवालोव इस टाइम जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जिस तरह से रिपोर्ट में भी बताया कि सिंगल्स मैच जीतने के बाद तुरंत वो डबल्स खेलने पहुंच गए रोहन बोपन्ना के साथ और वहां टॉप सीड जोड़ी को हराया, तो ये बड़ी चीज है। बोपन्ना और शापोवालोव ने पिछले टूर्नामेंट में, यानी जब यूएस ओपन में अपनी जोड़ी बनाकर खेलना शुरू किया तो क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लंबे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, कैसे देखते हैं इस जोड़ी को आप? जोड़ी बनाने के बाद वो कितने दिन चल पाते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी चूंकि वो सिंगल्स के प्लेयर हैं तो डबल्स में थोड़ा सा कहते हैं एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बोपन्ना तो लगातार पिछले 10-12 साल से जो है डबल्स से ही खेल रहे हैं। तो ऐसे में जोड़ी बना के, और कल जिस तरह से उन्होंने अपना सिंगल्स मैच खेलने के बाद डबल्स भी और टॉप सीड जोड़ी को हराया, तो वो बड़ी चीज है कि सामंजस्य जल्दी बिठा लिया, ये बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। और इटली के युवा खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्वप्निल अभियान जारी है। उन्होंने एटीपी टूर में अपने दूसरे मैच में ही जापान के अनुभवी खिलाड़ी केई निशिकोरी को लगातार सेटों में 6-3, 6-4 से मात देकर तीसरे दौर में जगह बना ली है। तीसरे दौर में मुसेटी का मुकाबला जर्मनी के क्वालिफायर डोमिनिक कोप फेर से होगा। ये वही मुसेटी हैं जिन्होंने स्टैनिस्लास वावरिंका को पहले दौर में हराकर बड़ा उलटफेर किया था, और उसके बाद निशिकोरी को भी हराया। तो उलटफेर लगातार कर ही रहे हैं वो जी। और इस युवा खिलाड़ी के लिए ये दोनों जीत जो है वो बड़ी जीत है, जो उनके कैरियर में आगे उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करेंगी। महिला वर्ग की बात करें तो मुगुरुजा और कुजनेत्सोवा अगले दौर में पहुंच गई हैं। कुजनेत्सोवा का मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेम अच्छा चल रहा है जी, तो लगता है कि वो आसानी से अगला दौर भी पार करेंगी। चलिए, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसका अपडेट स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शतरंज की बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने सेंट लुई रैपिड और ब्लिट्ज ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त 5वां स्थान बरकरार रखा है, जबकि अमेरिका के वेस्ली सो शीर्ष पर पहुंच गए हैं। रैपिड वर्ग के अंतिम 3 दौर में हरिकृष्णा ने अमेरिका के जेफरी शियोंग को 66 चालों में हराकर अच्छी शुरुआत की। अमेरिका के ही हिकारू नाकामुरा से ड्रॉ खेलने के बाद सो से 69 चालों में वो हार गए। वहीं दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को रूस के अलेक्जेंडर ग्रेस्चुक ने 46 चालों में हराया। वेस्ली सो अब 13 अंक लेकर शीर्ष पर हैं, जबकि कार्लसन उनसे 1 अंक पीछे हैं। रूस के इयान नेपोनियाशिच और ग्रेस्चुक के 10-10 अंक हैं। हरिकृष्णा, लेवोन एरोनियन और नाकामुरा 5वें स्थान पर हैं। तीसरे दौर के बाद हरिकृष्णा जो थे वो संयुक्त रूप से टॉप पर चल रहे थे, लेकिन पिछले 2 दौर में उनका प्रदर्शन थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर वो समझ जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 हफ्ते हुए हैं जब भारत को
जो शतरंज टीम प्रतियोगिता थी उसमें ज्वाइंटली विनर घोषित किया गया और उसमें पी हरिकृष्णा का खेल बहुत ज्यादा अच्छा रहा था, जिस वजह से भारत ज्वाइंट विनर बन के उभरा। जी हां, और उसके बाद विश्वनाथन आनंद ने भी कहा था कि वो विश्व चैंपियन खिताब जीतने के बाद भारत में शतरंज के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पोल वॉल्ट की बात करें तो स्वीडन के पोल वॉल्टर अर्मांड डुप्लांटिस ने सर्गेई बुबका का 26 साल पुराना आउटडोर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डुप्लांटिस ने रोम में गोल्डन गाला पियात्रा मेनिया मीट में दूसरे प्रयास में 6 मीटर 15 सेंटीमीटर की कूद लगाकर बुबका का 6 मीटर 14 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने जुलाई 1994 में बनाया था। डुप्लांटिस के नाम 6.18 मीटर का इंडोर विश्व रिकॉर्ड पहले से ही है, जो उन्होंने इसी साल फरवरी में ग्लासगो में बनाया था। खेल में कारनामे होते रहते हैं, लेकिन पोल वॉल्ट का जब जिक्र आता है तो सर्गेई बुबका एक बड़ा नाम, और उनका रिकॉर्ड टूटा है वो भी 14 साल के बाद, और 26 साल के बाद। और सर्गेई बुबका जब अपने कैरियर में खेल रहे थे, पीक पे थे, तो हर चैंपियनशिप में वो रिकॉर्ड को थोड़ा सा बढ़ा देते थे, तो हर बार नया रिकॉर्ड होता था उनका। ऐसे ही डेली थॉमसन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और वो डिकैथलन चैंपियन रहे हैं, तो वो भी अपना पोल वॉल्ट की जहां इवेंट की बात होती थी, वो भी अपना हर इवेंट में थोड़ा सा रिकॉर्ड को बढ़ाते रहे थे। तो इस तरह से दो खिलाड़ियों का नाम जहन में बहुत ज्यादा याद रहता है। अब ये नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, तो ये अच्छी बात है। और महिला पोल वॉल्ट की अगर बात होगी तो एलिना एसिनबाएवा जो थी रूस की, उन्होंने 10 से भी ज्यादा विश्व कीर्तिमान अपने नाम किया था। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फुटबॉल की। टॉटनहम ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए अंतिम मिनटों में 2 गोल कर यूरोपा लीग क्वालिफाइंग के दूसरे चरण के मुकाबले में 9 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे लोकोमोटिव प्लादोविव को 2-1 से हराया। मैच के 71वें मिनट में जी मिंचेव के गोल से लोकोमोटिव ने टॉटनहम पर बढ़त बना ली, लेकिन 80वें मिनट में कप्तान हैरी केन ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके 5 मिनट बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी तियांग डेम्बेले ने टीम को बढ़त को 2-1 कर दिया, जो अंत तक कायम रहा। इस बीच लोकोमोटिव के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके कारण टीम को 9 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। एसी मिलान ने डबलिन में खेले गए मैच में शेरमॉक रोवर्स को 2-0 से हराया। रेंजर्स ने लिंकन रेड्स इम्प्स को जिब्राल्टर में खेले गए मैच में 5-0 की करारी शिकस्त दी। गोल्फ की बात करें तो भारतीय गोल्फर त्वेसा मलिक ने ओपन डे फ्रांस के पहले दौर में 1 अंडर 70 का स्कोर करके संयुक्त 7वां स्थान हासिल किया। मलिक ने बर्डी के साथ शुरुआत की, लेकिन तीसरे और चौथे होल पर बोगी किया। उन्होंने 7वें, 8वें और 9वें होल पर बर्डी लगाकर 2 अंडर 34 का स्कोर किया। इंग्लैंड की चार्लेट थॉम्पसन और गैब्रिएला कोले के साथ स्थानीय गोल्फर लूसी एम शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 68 का स्कोर किया। दीक्षा डागर के लिए पहला दौर बहुत खराब रहा, जिसने 18 ओवर 89 का स्कोर किया। वॉलीबॉल की बात करें तो इस वर्ष होने वाली वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण रद्द कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ ने यह जानकारी दी है। फेडरेशन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लगे यात्रा संबंधी प्रतिबंधों और प्रशंसकों की गैर मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन ने इस साल इस टूर्नामेंट को आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। रणवीर जी, एक तरफ जहां खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं, वहीं कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जो अभी प्रिकॉशन के तौर पर नहीं हो रहे हैं। बैडमिंटन में भी हमने देखा कि थॉमस और उबर कप को रद्द कर दिया गया, और यहां ये खबर ये थोड़ा सा अचंभित कर रहा है, क्योंकि जब विश्व के तमाम हिस्सों में खेल की गतिविधियां शुरू की जा रही हैं और अच्छे तरीके से हो रही हैं, जितने प्रिकॉशंस लेने उनको लेने के बावजूद वो खेल चल रहे हैं, और उसमें ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा हो, खिलाड़ियों में ज्यादा रिपोर्ट इस तरह की पॉजिटिव आ रही हो। तो इस तरह से एक टूर्नामेंट को रद्द करना स्थानीय जो दर्शक होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात है, और उदीयमान जो खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के, उनका एक चांस मिस हो गया। जो अपने पीक पे हैं उनके लिए एक चांस रह गया, तो ये थोड़ा सा दुखदायी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह कोरोना महामारी के कारण जो टूर्नामेंट रद्द हो रहे हैं उस पर जो खेल महासंघ हैं विस्तार से सोचेंगे, और कहीं न कहीं सुरक्षा एक बड़ा कारण है, क्योंकि कोई भी देश और कोई भी महासंघ ये नहीं चाहता है कि किसी भी खिलाड़ी को किसी तरह का नुकसान हो, क्योंकि लंबे समय तक जीवन अनमोल है। और दूसरी बात यह भी है कि खेल आगे भी हो सकता है, लेकिन जीवन सर्वोपरि है। रणबीर जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।